बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं सरवत वलीम। नाजरीन, सियासत को डेडलॉक लगे 1 साल हो गया। सियासी खींचातानी में इंतजामिया मफलूज हो गई और अब अदलिया इतनी तकसीम हुई कि सबको पीछे छोड़ गई। जो मसला हल ना हुआ वो मामला 90 रोज़ का है। पंजाब असम्बली तहलील हुई मगर इलेक्शन नहीं हुए। तनाज़ा क्यों और कैसे पैदा हुआ? हालांकि मामला 90 रोज़ का है। इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी, ना गवर्नर्स इस बात पे माने कि मामला 90 रोज़ का है। मौक़िफ़ सामने आया, इलेक्शन की तारीख नहीं दी जा सकती क्योंकि मुल्क में सिक्योरिटी हालात ठीक नहीं। हालांकि मामला तो सिर्फ 90 रोज़ का था। इलेक्शन इसलिए नहीं करवाए जा सकते कि वजारत ख़जाना के पास फंड्स नहीं। मामला ये नहीं बल्कि मामला तो 90 रोज़ का है। पीटीआई और पीडीएम दस्तों गिरेबां से आगे बढ़ के मरने मारने तक पहुंच गए। हालांकि मामला सिर्फ 90 रोज़ का है। अदालती जंग चली, सदर पाकिस्तान ने तारीख का ऐलान कर दिया। हुकूमत ने उनके अख्तियार को चैलेंज करते हुए बात आगे बढ़ा दी। हालांकि मामला सिर्फ 90 रोज़ का है। 90 रोज़ का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया तो हुकूमत को हज़म नहीं हुआ, बुरा मान गई। कभी पार्ट्स को चैलेंज करने लगे तो कभी नई कानून साजी कर ली। हालांकि मामला देखा जाए तो सिर्फ 90 रोज़ का है। बेंच में जजेस इख्तलाफी नोट लिखने लगे और कुछ ने तो बेंच ही छोड़ दिया। देखा जाए तो मामला सिर्फ 90 रोज़ का है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल लाकर चीफ जस्टिस के अख्तियारात को कट लगा दिया गया। हालांकि मामला तो 90 रोज़ का है। रियासत के सतूनों को आमने सामने खड़ा कर दिया गया। एक के अख्तियारात को दूसरा मानने से इनकार करता रहा क्योंकि यहाँ भी मामला सिर्फ 90 रोज़ का है। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी करने का हुक्म दिया है ताकि पंजाब में 14 मई को इलेक्शन हो सके। तो सवाल बड़ा अहम यह है कि अब हुकूमत का अगला वार क्या होगा। इलेक्शन की वजह से वजूद में आने वाली कौमी असम्बली इलेक्शन ही की राह में रुकावट बनकर खड़ी हो गई है। इजलास पे इजलास हो रहे हैं। मकसद एक ही है कि किसी भी तरह से इलेक्शन से जान छूट जाए क्योंकि मामला 90 रोज़ का है। कौमी सलामती कमेटी को बार बार ब्रीफिंग के लिए बुलाया जा रहा है। बज़ाहिर मकसद एक ही है कि इलेक्शन से फरार का मजीद कोई और जवाज़ हाथ पर लग जाए। अधूरी कौमी असम्बली में बिल पर बिल और करारदादें पास हो रही हैं ताकि 90 रोज़ में इलेक्शन ना कराने पड़े। इलेक्शन कमीशन को बाख्तियार बनाने की कोशिश हो रही है ताकि कोई भी इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने का हुक्म न दे सके। नाज़रीन, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हुकूमत और अदालत के दरमियान महाजराई मुल्क की मफाद में कैसे हो सकती है? क्या माजी की तरह सुप्रीम कोर्ट हुक्म अदूली पर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा जा सकता है? अगर ऐसा होता है तो फिर नून लीग का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा? हुकूमत का मानना यह है कि पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है, अदालत पार्लियामान के अख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकती। तो सवाल ये भी उठता है कि 90 रोज़ में इलेक्शन ना कराना पार्लियामान की जिम्मेदारी तस्वुर किया जा सकता है। सवाल ये भी उठता है कि अगर हुकूमत के नजरिया ज़रूरत को फिल वक्त मान लिया जाए तो फिर आईने पाकिस्तान का क्या बनेगा? सवाल ये भी उठ रहा है कि पार्लियामेंट इलेक्शन की वजह से वजूद में आती है। अगर पार्लियामेंट ही इलेक्शन की राह में रुकावट बन जाएगी तो फिर क्या होगा? सवाल उठ रहा है कि पार्लियामेंट अगर सुप्रीम है तो हुकूमत एक ही बार आइन के अंदर तरमीम क्यों नहीं कर लेती? क्योंकि आज के बाद मुल्क में कोई इलेक्शन नहीं होंगे, ताहयात हम ही इस मुल्क पर हाकिम रहेंगे। अगर सिक्योरिटी और फंड्स के जवाब को फिलहाल मान लिया जाए तो कोई भी हुक्मरान पार्टी मुल्क के थोड़े से हालात ख़राब करके कभी भी इलेक्शन नहीं होने देगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मानती है कि इत्तेहादी हुकूमत को इलेक्शन से फरार नहीं करने देंगे। फवाद चौधरी साहब ने निगरान पंजाब हुकूमत के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है कि 22 अप्रैल के बाद निगरान सेटअप की तब्दीली के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया जाएगा। मैं यहाँ पर सोचने पर मजबूर हूँ कि इस पूरी सियासी महाजराई में महंगाई में पिसती अवाम का आखिर कौन सोचेगा? इत्तेहादी हुकूमत को इलेक्शन से फरार और केसेस के खात्मे का एनआरओ चाहिए। इमरान खान साहब को दोबारा से इक़्तिदार के लिए इलेक्शन का एनआरओ चाहिए। अवाम को महंगाई से एनआरओ आखिर कौन दिलाएगा? इस तल्ख होते सियासी माहौल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुज़ाकिरात की बागडोर तो संभाल ली है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, कमर जमान कायरा और नवीद कमर साहब का पैनल भी बना दिया गया है ताकि बीच बचाव कराया जाए और इलेक्शन पर कंसेंसस हो सके। ये पैनल इमरान खान साहब से पहले अपने इत्तेहादियों को राज़ी करेगा।
क्या हुकूमत और अपोजिशन को टेबल पर लाने के लिए ये कोशिशें कामयाब हो सकेंगी? इन तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए मैं अपने मौजूद मेहमानों से उनके सामने कुछ सवालात रखूंगी। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली नवाज अवान साहब ने हमें नाइट एडिशन में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अली नवाज अवान साहब आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही करूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो प्रोसीडिंग हुई उसके बाद मैं कह सकती हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तसल्ली या किसी हद तक उन्हें यकीन हो गया है कि जनाब अब पंजाब के अंदर 14 मई को इलेक्शन होंगे? जी बिल्कुल, काफी सुप्रीम कोर्ट आइन के ऊपर खड़ी हुई है और जो पाकिस्तान का आप कह रही थी पार्लियामेंट सुप्रीम है, पाकिस्तान की ट्राइकोटोमी ऑफ पावर है। पाकिस्तान में लेजिस्लेटर एक तरफ है, उसके बाद आपकी अदलिया एक तरफ है और एक तरफ एग्जीक्यूटिव है। तीनों की पावर्स डिवॉल्व की गई हैं और आखिर में अगर कोई चीज कहीं भी कोई मसला आता है तो आइन की इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट करती है। हम वेस्टमिनिस्टर सिस्टम को फॉलो करते हैं, वहाँ रिटन कानून नहीं है, इसलिए उसको पार्लियामेंट को सुप्रीम कहा जाता है। यहाँ एक रिटन कानून मौजूद है, इंडिया में रिटन कानून मौजूद है, बांग्लादेश में रिटन कानून मौजूद। चाहे रिटन कानून मौजूद होता है, आइन मौजूद होता है, आइन सुप्रीम होता है। अब तहरीके इंसाफ चाहती तो क्या है? तहरीके इंसाफ ने अपनी गवर्नमेंट इसलिए तोड़ी थी कि हम सिर्फ पंजाब में और केपी में इलेक्शन नहीं चाहते, हम तो पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन चाहते हैं। और जो आपने मईशत की बात की कि मईशत को कौन ठीक कर सकता है, आम पाकिस्तानी को कौन रिलीफ दे सकता है, कौन उनको होप दे सकता है, कौन पाकिस्तान को आगे लेके जा सकता है, वो कोई भी गवर्नमेंट है। हम तो ये नहीं कह रहे ना, हमारी डिमांड तो ये नहीं है कि हमें बैकडोर से वजीर आजम बना दिया जाए। हमारी डिमांड तो सिर्फ है कि पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कॉल कर दिए जाए। हम इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं, जो भी जिसको भी पाकिस्तान की अवाम मैंडेट देती है वो आगे इक़्तिदार संभाले और पाकिस्तान को रिलीफ दे। इन जो पीडीएम टोला है वो पहले चोर रस्ते के जरिए हुक्मरानी ली और अब वो चाहता है कि वो उसको कंटिन्यू करे। वो लोगों में जाने के लिए इसलिए तैयार नहीं है कि लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया है। पिछले 1 साल के अंदर आपने बहुत सारी लेजिस्लेशंस की बात की, जिसमें मैं गिनवा भी देता हूँ जो इन्होंने लेके आए। ये आए तो इसलिए थे कि पुराना पाकिस्तान वापस आएगा, 35 रुपए पे आटा हो जाएगा जो आज 155 रुपए पे है, जो 52 रुपए पे यूनिट है वो 16 रुपए पे हो जाएगा, जो डॉलर 278 रुपए पे 88 रुपए पे है वो दोबारा 100 रुपए का हो जाएगा। ये आए तो इसलिए थे, पर इन्होंने कर तो बिल्कुल डिफरेंट दिया। पर जो लेजिस्लेशंस की उसमें सबसे पहली लेजिस्लेशन उन्होंने की नैब अमेंडमेंट्स लेके आए, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की अमेंडमेंट्स आई और जिसके अंदर पर्सन स्पेसिफिक किस्म की चेंजेस लाए और अपने पूरे पीडीएम टोली को एनआरओ 2 दे दिया उन्होंने। उसके बाद ईवीएम खत्म की, ओवरसीज पाकिस्तानीज का वोटिंग राइट खत्म किया और अब आला अदलिया के ऊपर ये उन्होंने एक नकब-जनी करने की कोशिश की है। इसके अलावा आवाम के लिए तो उन्होंने 1 साल के अंदर कुछ नहीं किया। फॉरेन पॉलिसी आपकी बद से बदतर हो गई, मईशत आपकी बद से बदतर हो गई, आपकी सिक्योरिटी के हालात बद से बदतर हो गए। आपने जितने रिलीफ आपने पहले कहा कि हम रशिया से गैस लेके आएंगे, वो उन्होंने आपको इनकार कर दिया। अभी आपने क्या पाकिस्तानी अवाम के लिए अब मोटरसाइकिल और उसके लिए पेट्रोल में रिलीफ लेकेंगे, वो भी धड़म तख्ता हो गया। आपने ये कहा कि हम रिलीफ देंगे किसी किस्म का भी, सब के सब धड़म तख्ता हो गया। उल्टा अजीब सा हिसाब ये हो गया है कि वजीर आजम कहते हैं कि मैंने ऑस्टेरिटी ड्राइव चलानी है और टोटल उनकी पूरी काबीना उस चीज को मानती नहीं है। ये वजीर आजम की इख्तियारात और कुव्वत है इस वक्त। इसका हल क्या है? हल सिर्फ एक है और हल है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हम आज भी ये चाहते हैं, पीपल्स पार्टी एक अच्छा इकदाम किया है, उन्होंने कमेटी बनाई है, बिल्कुल हम साथ कमेटी में बैठेंगे, उनकी जो तजावीज़ होंगी हम सुनेंगे, अपनी तजावीज़ देंगे। हम भी ये चाहते हैं कि एक ये पर उसके लिए तरीका क्या है? उसका तरीका सिर्फ एक है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो 224 के अंदर। जब तक वो अमेंडमेंट नहीं होगी 90 डेज की तलवार इनके सर पे लटकती ही रहेगी। 90 डेज के बाद जितनी इंटरिम गवर्नमेंट्स हैं वो फारिग हो जाएंगी, उनके पास कोई राइट नहीं रहेगा हुक्मरानी का, डे टू डे गवर्नेंस करने का, डे टू डे अपने मसाइल हल करने का। तो लेकिन अली नवाज अमान साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि मौजूदा गवर्नमेंट ये समझती है कि हमारा कोई कसूर नहीं है, हम तो आप लोगों का यानी कि तहरीक इंसाफ का बोझ उठा के फिरते हैं। बाकी जहां तक बात रहेगी 90 रोज की, तो वो ये मानते हैं कि आइन कहता है कि 90 रोज में इंतखाब होने चाहिए, मगर ये किसी की फरमाइश पे नहीं होने चाहिए। वो समझते हैं कि खान साहब की फरमाइश के ऊपर इलेक्शन हो रहे हैं। फरमाइश तो नहीं, आइन कहता है ना। मैं तो आइन क्यों रिपीट कर रहा हूँ?
आइन आप भी कह रही हैं 90 डेज के अंदर होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रही है, मुल्क के जितने जय्यद वकला हैं वो भी ये कह रहे हैं, जितने जय्यद सहाफ़ी हैं वो भी कह रहे हैं, जो भी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं आइन की। और दूसरी, हमने तो नहीं कहा था कि आप इमरान खान की गवर्नमेंट को टॉपल करें, हमने तो ये नहीं कहा था आप हमारा बोझ उठाएं, ये आप ही थी। आप तकरीरें उठा के देख लें, उन्होंने कहा 3 महीने के अंदर अंदर मैं पाकिस्तान के हालात बदल दूंगा, अगर आपको याद हो। तो ये हमने कहा था, हमें तो ये उल्टा ये कहते हैं कि हमें तो डंडा दिखाया गया था, हमें तो कहा था कि तकरीरी हो जाएगी, आपको सारे नायल हो जाएंगे, आपको इक़्तिदार में आना चाहिए। हम तो इसलिए इक़्तिदार में आए थे, हमने तो इसलिए थोड़ी आए थे कि हम कोई पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देंगे। हमने तो नहीं कहा ना, आपको किसने कहा था सिंध हाउस से जाएं, किसने कहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को लोटा बनाएं, पैसा चलाएं, क्यों कहा गया था, क्यों कहा था? एब्सोल्युटली नॉट, गलत टर्मिनोलॉजी है। किसने कहा था कि जो इमरान खान की पॉलिसीज गलत थी मैं इनको चेंज करूंगा? अब मुझे बताएं ना, किसने कहा था इनको? अगर वो आए हैं, मुल्क नहीं संभाला जा रहा, छोड़ें, घर जाएं या इलेक्शंस कराएं। सही है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए अली नवाज जमान साहब, एक तो ये भी बड़ा एक इल्ज़ाम आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कि जनाब अगर कौमी सलामती कमेटी का इजलास होता है, और आज एक बड़ी डेवलपमेंट थी इन कैमरा जो इजलास हुआ था, आप लोग क्यों समझते हैं, आपकी पार्टी ऐसा क्यों समझती है कि कौमी सलामती कमेटी का जो फोरम है उसको सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि किसी भी तरह से इलेक्शन से फरार हासिल किया जा सके? ये तो सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर होता है जिसमें पार्लियामान के अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स बैठते और बात करते हैं। आप लोगों की पार्टी ऐसा क्यों सोच रही है? नहीं, देखिए, कोई भी चीज हम एक नहीं, 2 करें, 2 नहीं 3 करें, वो बना ही फोरम इसलिए है। पर मुझे बताएं उसकी आउटकम क्या है पाकिस्तान के लिए? आप कह रहे हैं कि थ्रेट्स हैं, बिल्कुल थ्रेट्स मौजूद हैं, थ्रेट्स पहले भी थी। कंपैरेटिव स्टडी ड्रॉ कर लें, क्या पाकिस्तान 2008 से बेहतर हुआ 2013 में? 2013 से 2018 में बेहतर हुआ, 18 से 23 में बेहतर हुआ। इसका तरीकाकार क्या? तरीकाकार सिंपल ये है कि जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारे, सिक्योरिटी एजेंसीज, बाशमूल गवर्नेंस सिस्टम जो 2008 में उसके हालात थे, क्या उससे बेहतर नहीं हो गए थे 2013 में? क्या 2013 से बेहतर नहीं हो गए थे 2018 में? क्या 2018 से बेहतर नहीं हो गए 2023 में? ये तो सिर्फ और सिर्फ, ये आपने अपने इंट्रो में बिल्कुल ठीक बात की थी, इनका तरीका सिर्फ ये है किसी न किसी तरह कोई इनकी उंगली पकड़े और इनको दिलासा दे कि 90 डेज में इलेक्शन नहीं होंगे। बाकी इसके पीछे कोई चीज नहीं है। सही, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर इलेक्शन होते हैं 14 मई के, अभी तक ये चीज़ बिल्कुल क्लियर नहीं है कि केयर टेकर सेटअप जो इस वक्त पंजाब के अंदर मौजूद है वो रहेगा या उसकी आईनी मुद्दत जो 22 अप्रैल तक है वो पूरी करने के बाद वो रुखसत हो जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे सुकम नज़र आ रहा है, इबाम, हर तरफ हमें बहरान और इबाम नज़र आ रहा है। अगर यही केयर टेकर सेटअप रहता है देन व्हाट? आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी आपकी पार्टी की? क्या आप इनके अंडर होने वाले इंतखाबात को कबूल करेंगे? क्या आप लोग 22 अप्रैल के बाद अगर ये लोग बाकी रहते हैं तो फिर आप लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाएंगे तो किस हैसियत में जाएंगे, क्या क्वेश्चन उठाएंगे? क्योंकि अगर सेटअप चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली 14 मई के इंतखाब तो आगे बढ़ जाएंगे। क्या करेंगे आप लोग? तरीका ही होता है, आइन के अंदर 254 दी हुई है ये, जैसी, क्योंकि मेरे ख्याल 23 अप्रैल इनकी लास्ट डेट है, इससे पहले इन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि खुद डेट दी हुई है 14 मई की, तो मेरा ख्याल है उस वक्त तक इनको अपना टाइम लेना चाहिए 14 मई तक। अगर वो नहीं लेते तो फिर सुकम बिल्कुल है और वो सुकम रहेगा। और सेकेंडली, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस पहले जब भी लेट हुए हैं तो उसका कोई ना कोई हल सुप्रीम कोर्ट ने निकाला है। आपको याद होगा कि हमने तो हमजा शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के नीचे इलेक्शंस लड़े हैं, जो 17 जुलाई को 20 सीटों के ऊपर MPS के इलेक्शन हुए थे। हम तो हर तरह इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं और हम ये, हमारे पास, हम ये कोई उज़र पेश नहीं करेंगे कि ये गलत हो गया, ये ठीक हो गया। हमें अपनी आवाम पे पूरा का पूरा एतबार है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हो चुके हुए हैं सिक्योरिटी के लिहाज से, और हमें आगे इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। सही है, ठीक है। अब एक जो पैनल बना है, और मैं समझती हूँ बड़े लोग हैं, अली नवाज जमान साहब, जो ये समझते हैं कि बड़ा अच्छा एक कदम उठाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि मुज़ाकरात की राह हमवार करने के लिए एक पैनल बना दिया है। बड़े मोतबर लोग उस पैनल का हिस्सा हैं। तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात होंगे उनके, या किसी सतह पर हो रहे हैं, या ये पैनल आपको काबिल कबूल है, या फिर मुज़ाकरात में शामिल होने का वाहिद आपका मुतालबा क्या होगा? पहले देखिए, वो उनके एक अपना प्रोगेटिव है पीपल्स पार्टी का, जो उन्होंने यूज किया। उन्होंने एक कमेटी बनाई है, हम उसका खुशामदीद कहते हैं। हम तो आज से नहीं, पहले से कह रहे हैं, हम हर एक के साथ बैठने को तैयार हैं। हमने तो इवन कहा था अगर आप बैठाना चाहते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट को भी बीच में बिठाएं, अगर आप चाहते हैं तो जुडिशरी को भी बीच में बिठाएं। जो पाकिस्तान का मेन मसला है कि पाकिस्तान के
इदारों ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल उनको गिवन है उनको उन्होंने वायलेट किया हुआ है, एक दफा नहीं किया, बहुत दफा वायलेट किया हुआ है। एक अगर आप ब्रॉडर एक पर्सपेक्टिव बना के और ब्रॉडर एक कंसेंसस करना चाहते हैं तो आप उनको भी बीच में बिठा लें। होना क्या है, होना तो इलेक्शंस है ना। अगर लेट्स सपोज मई में नहीं होंगे तो अगस्त में हो जाएंगे, तो कितनी देर भागेंगे? मई में नहीं, 4 महीने बाद कराने पड़ेंगे। पर एक अच्छा है अगर वो कोई इस तरह का काम कर रहे हैं, हम उसको खुशामदीद कहेंगे। अगर वो हमें इन्विटेशन भेजेंगे, हमारे पास आना चाहेंगे, तो हम एक वक्त उनके साथ बिल्कुल उनके साथ बैठेंगे। सही है, ठीक है। एक बड़ा आम सवाल ये भी अली नवाज अवान साहब उठ रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ाम लगाती है दीगर सियासी जमातों पर, ख़ासतौर पर नून लीग पे, कि जी इन लोगों ने जो सोशल मीडिया के साइज बनाए हुए हैं वो किस तरह से हद तक हमें रवैया इख्तियार करते हैं, लोगों को तंग करते हैं, या तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के ख़िलाफ़ वो काम करते हैं। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तरफ तो मुज़ाकरात की बात कर रही है, मगर ज़रदारी साहब ये भी बात करते हैं कि आप लोग तो पेड कैंपेन चलाते हैं। अगर आप ये बात कर रहे हैं कि नून लीग लोगों में जाने की हिम्मत नहीं करती, तो वो भी ये कहते हैं कि पेड कैंपेन तो आपकी भी, आप लोग भी नहीं जा सकते क्योंकि सारा किया धरा तहरीक इंसाफ का है। ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है? तो अच्छा, इसका हल क्या है? हम उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो हम पे लगा रहे हैं। हल क्या है? पॉलिटिकल जमातों का पास हल क्या होता है? इलेक्शन। तो इलेक्शन में चले जाते हैं, देख लेते हैं आवाम क्या फायदा, क्या फैसला करती, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात? सही है, लेकिन अगर मुज़ाकरात होते हैं तो क्या आप लोग किसी हद तक डिले कर सकते हैं इलेक्शन के मामले को? सादा है मगर बड़ा तकनीकी सवाल है। अगर हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक ही वक्त में इलेक्शन, बाकी जमातें अगर चाहती हैं पाकिस्तान में एक ही वक्त पे इलेक्शन हो, तो उसका हल तरीकाकार क्या है कि आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आनी पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए उनके पास नंबर्स मौजूद नहीं है, और नंबर्स जब तक तरीके इंसाफ के नंबर्स बीच में शामिल नहीं होते, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो सकती। तो जब आप बैठेंगे तो आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं कि अगर लेट सपोज वो कहते हैं हमने सितंबर में इलेक्शन कराने, हम कहते हैं अगले महीने जो मई में इलेक्शन होंगे वही तो बीच में जून में इलेक्शन हो जाए, हम तो इसमें हमें तो कोई इशू नहीं है इसके ऊपर। हम तो चाह रहे पूरे पाकिस्तान में, बट ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो, और ये भी नहीं हो सकता कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए बगैर इलेक्शन आगे चले जाए। सही है, ठीक है। आइन के अलमबरदार के हवाले से कहा जा रहा है कि जी 2 असम्बलियाँ खान साहब ने जो तहलील कर दी। सवाल ये अली नवाज अवान साहब कि आप दीगर जमातें बात करती हैं, आपके मुखालफिन बात करते हैं कि आप लोग अभी तो आइन के बड़े अलमबरदार बने हुए हैं। आइन पाकिस्तान से साफ और वाज़ेह इस मामले में कि इलेक्शन एक ही वक्त होंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर। 2 सूबों के अंदर आप लोगों की गवर्नमेंट, आप लोगों ने ख़त्म कर दिए उन हुकूमत को, और अब आप अपनी मर्जी से इलेक्शन चाहते हैं। तो आइन में तो ये है कि आइन की यह खुली खिलाफ वर्जी है, जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ है ये कदम। ये आपको किसने कहा? पाकिस्तान में पूरे इलेक्शंस एक ही साथ होते हैं, सूबाई असेंबली के और नेशनल असेंबली के। ये आपको किसने कहा? ये आइन कहता है। ये नहीं हो सकता कि आपकी गवर्नमेंट 2 सूबों में है तो आप आर्टिकल 224 निकालने आएंगे। ठीक है, आप ठीक है बताइए। मैंने तो नहीं लिखा ना। जो अलमबरदार बनते हैं, जो खालिक समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो इसको ओन करते हैं और वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उनके किसी नुमाइंदे को ले लें और उससे आर्टिकल 224 पढ़ा दें। आर्टिकल 224 क्या कहता है कि अगर कोई सूबाई असेंबली तहलील होती अपने टाइम पूरा होने पे तो 60 दिन में इलेक्शन है, और अगर कोई असेंबली बाशमूल नेशनल असेंबली और कोई असेंबली डिसॉल्व कर दी जाती है अपने टाइम से पहले तो उसका 90 दिन के अंदर इलेक्शन है। ये आपको किसने कह दिया? ये बड़ा क्लैरिटी है, इसी की बेस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया 90 डेज का। ये जो आपकी इंटरप्रिटेशन है शायद आपको गलत किसी ने बता दिया है, ये इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है। मैं तो आपको कह रहा हूँ लतीफ कोसा को ले लें, एतजाज एहसन को ले लें, नून लेके किसी के वकील को ले लें, किसी और उनके पार्लियामेंटेरियन को ले लें, उससे 224 पढ़वा दें तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में ये अब आके पिछले 3-4 इलेक्शन से हुआ है। पहले पाकिस्तान में नेशनल असेंबली का इलेक्शन एक दिन होता था, उसके 2 दिन बाद जाके सूबाई असेंबली का इलेक्शन होता था। उससे पहले वोटर लिस्टों के बहुत सारे मसाइल होते थे, 2-2 जगह लोगों के वोट रजिस्टर्ड होते थे। फिर आपको याद है बेनजीर ने 2007 में एक एप्लीकेशन दी थी, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने, उसके अंदर चेंजेस लेके आए थे। तो ये तो इवॉल्व हो रहा है सिस्टम और आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेट्स सपोज मैं एक मैंडेट लेता हूँ अवाम से कि मैं रिफॉर्म्स लेके आता हूँ, और जो मैं असेंबली में आता हूँ और मैं समझता हूँ कि मैं अपना मैंडेट इस मेजॉरिटी के साथ पूरा नहीं कर सकता, तो ये मेरे पास राइट है, मैं दोबारा अवाम के पास जाऊं। मैं किसी एस्टेब्लिशमेंट के पास तो नहीं जा रहा ना, ये तो मेरा राइट है कि मैं दोबारा अवाम के पास जाऊं और ज्यादा मेजॉरिटी लेके वापस आऊं। आपके सामने तैयब उर्दगान ने क्या किया था,
तैयब एर्दोगान, टर्की और पाकिस्तान में सेम मसला, उधर भी 5 माशाल्लाह लगे हैं, पाकिस्तान में भी 5 माशाल्लाह। उनके एक बहुत बड़े लीडर को फांसी दी गई थी, पाकिस्तान के भी एक बहुत बड़े लीडर को फांसी दी गई है। तो तरीका क्या हुआ? वो आए असेंबली में, जब क्या मैं अपनी जो चीज मैं कह के आया हूँ मैं पूरी नहीं कर सकता, असेंबली डिसॉल्व की ये बात तो बिल्कुल ये तय है कि बिल्कुल अली नवाज जमान साहब, ये बात तो बिल्कुल तय है कि पाकिस्तान को बहरानों से वाहिद निकालने का जो एक रास्ता है, जो हल नजर आता है, वो फौरी तौर पे इलेक्शन है मुल्क के अंदर। बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी हम एक छोटी सी ब्रेक चल रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ेगी, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल पर बात करने के लिए, जो पाकिस्तान के अंदर सियासी सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है, जो अब एक आईनी जंग की तरफ हमें जाती हुई नजर आ रही है, इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। कायरा साहब, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट आज पूरा दिन काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ था, इन कैमरा इजलास भी था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रोसीडिंग्स भी थी। अब ये जो हुक्म जारी हो गया है डायरेक्ट स्टेट बैंक को कि इलेक्शन कमीशन को पैसे दिए जाएं, हुकूमत के पास अब क्या ऑप्शन है? क्या आप लोग मिनोन अमल करेंगे या कोई रुकावट डालेंगे या ताखीर का कोई हरबा ढूंढा जाएगा? फिल वक्त तो ये बयानिया चल रहा है, आप बताइए क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, रूल जो है ना गवर्नमेंट चलाने के, रियासत को चलाने का जो तरीकाकार है वो तय है कि अदालत फैसले करेगी, इंसाफ करेगी, जो उनके पास केस आएंगे उसके बारे में रूल के अंदर रहेंगे। हुकूमत रूल के अंदर रहते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेगी, एग्जेक्टिव डिसीजन लेगी, अपने काम करेगी। एक्सपेंस करने के लिए एक बड़ा सिंपल लॉ है कि वो फेडरल गवर्नमेंट का इख्तियार है, विद द परमिशन ऑफ द हाउस, नेशनल असेंबली की इजाजत से वो खर्चे कर सकती है। और कोई जरिया आईने पाकिस्तान में नहीं है और अदालत को हमारी दानिश में ऐसा कोई इख्तियार हासिल नहीं कि वो डायरेक्टली इस बात का हुक्म दे दे किसी इदारे को कि वो पैसा फलां जगह ट्रांसफर कर दे। इसके लिए एक ही रास्ता है और वो नेशनल असेंबली का है। गवर्नमेंट नेशनल असेंबली को पहले जवाबदेह है अपने एक्ट के लिए। किसी फैसले के अंदर अगर कोई केस हो तो यकीनन हम सुप्रीम कोर्ट को भी जवाबदेह है, लेकिन हम अपनी इख्तियारात के लिए, उसके इस्तेमाल के लिए, उसकी अथॉरिटी असर्ट करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं बल्कि पार्लियामान से ताकत जाहिर करते हैं, उसको जवाबदेह है। ये एक बड़ा सिंपल कुलिया है। अब हमें तवक्को है कि मामला तल्खी की तरफ यकीनन है, इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, और हम कोशिश में हैं कि ये तल्खी जो है ये आसानी की तरफ और सॉफ्टनेस की तरफ चली जाए। अल्लाह करे इसके लिए बेहतरी का सामान पैदा हो जाए। सही है, बिल्कुल। मैं खुद इस बात की कायल हूँ कायरा साहब, और पूरी पाकिस्तानी कौम जो लोग जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। एक तनकीद तो ये हो रही है कि जी असम्बली इजलास बड़े हो रहे हैं आजकल, बड़ी अच्छी बात है, असम्बली फ्लोर रंगीन रहना चाहिए, इजलास होने चाहिए, मसाइल लोगों के असम्बली फ्लोर पर हल होने चाहिए, मगर ये तासुर क्यों है कि पार्लियामेंट। हाँ जी बताइए। लाइटर साइड पे कि पहले मीडिया कहता था लोग असेंबली में आते नहीं है, अब आते नहीं, मुझे आप मुख्तलिफ रखिए, मुझे कायरा साहब आप मुख्तलिफ रखिए, मैं इसलिए आपसे बात कर रही हूँ। अब बिल्कुल मैं समझ गई आपकी बात को। मैं वाकई काबिल तहसीन है, खुश आइंद है कि जमहूरी दौर है, जमहूरियत के तमाम मसाइल असम्बली फ्लोर पर हल होने की कोशिश हो रही है, मगर ये तासुर क्यों इसके बावजूद पनप रहा है कि आप लोग पार्लियामेंट का कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अदालत के हुक्म को मुस्तरद किया जा सके? ये ऐसा बयानिया क्यों सामने आ रहा है? अदालत का हुक्म तो हमने मुस्तरद नहीं करना, कंधा हमने पार्लियामेंट का ही इस्तेमाल करना, क्योंकि हम पार्लियामेंट से हैं, हमारी ताकत पार्लियामेंट है, हम अपना ताकत ड्राइव वहां से करते हैं, हम जवाब से उसको हैं, तो यकीनन हमने उसका कंधा इस्तेमाल करना है, लेकिन वो अदालत के साथ लड़ाई के लिए नहीं बल्कि आगे रास्ते निकालने के लिए, हुकूमत को आगे चलाने के लिए, मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए कंधा या ताकत हमने वहीं से लेनी। बिलाशुबा आगे बढ़ने के लिए और रास्तों को हमवार करने के लिए, बहरानों को ख़त्म करने के लिए पीपल्स पार्टी ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है कि जी मुज़ाकरात किए जाएं, पैनल भी बना दिया है। मुझे ये बताइएगा और देखने वालों के लिए भी कि क्या मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है? हुकूमत के तमाम इत्तेहादी अगर नहीं मानते, पीपल्स पार्टी की तजावीज़ को नहीं तस्लीम करते, देन व्हाट? पहले तो ये है कि ये जो इस मफरूजे को अगर मैं डिबेट करूं कि नहीं मानते तो हम क्या करेंगे, ये तो फिर तलखी हो जाएगी ना। हमें इस मामले में इस अच्छी नीयत की जिसके तहत हमने ये काम शुरू किया है
उसके तहत तवक्को करनी चाहिए कि हमारे साथी, क्योंकि ये दुरुस्त बात है, इसको मान लेंगे। और आज भी हमारी 2 जमातों से मीटिंग हुई है। अभी भी मैं आपके प्रोग्राम में शामिल होने से पहले मोहसिन दावर साहब को उनकी जमात के साथ, उससे पहले हम बीएनपी मैंगल के साथ मिले हैं। बाकी जमातों के साथ भी हम कोशिश कर रहे हैं अगले 1-2 दिन में, ताकि जल्दी में उनसे मुलाकातें हो जाएं। और यकीनन हम अपने इत्तेहादियों को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें मुज़ाकरात के रास्ते से ही डेडलॉक खत्म करने चाहिए, हमें आइन के तकाज़ों के तहत आगे बढ़ना चाहिए। कुछ दोस्तों का ख्याल है कि 224 के अलावा कोई आर्टिकल आइन में है नहीं, या 90 दिन का इंतखाब था तो बड़ा हमने उससे इनहराफ हो गया है। 90 दिन से तो बियॉन्ड अदालत भी चली गई है और KPK के अंदर उससे भी बियॉन्ड जाने का अभी तक सामान है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा रास्ता बन पाए, इत्तेफाक राय हो जाए, एक दिन इलेक्शन हो जाए और जो तफाहम तफहीम के साथ तलखियां खत्म करते हुए हम आगे बढ़ पाए, तो ये मुल्क और कौम के लिए बहुत बेहतर है, ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत बेहतर है। हमें तलखियों को कम करना चाहिए। असल में खान साहब ने माजी में इतनी तल्ख लहजे इस्तेमाल किए हैं, तलखियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। हमारी तरफ से भी बातें हुई, लेकिन उन्होंने तो एक तसलसल से मीडिया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो किया और फिर जो गुफ्तगू उन्होंने की, उनके साथियों ने की, उससे गाली गलौज के माहौल में बहुत तलखी हो। लेकिन तलखी से, गुस्से से, हिजाम से रास्ते नहीं निकलते, वहाँ नुकसान होते हैं। हमें अपने आप को भी, अपने इदारों को भी इम्तिहानों में नहीं डालना चाहिए। आज देखिए ना पाकिस्तान का हाल क्या है। आप जो फरमा रही हैं कि जी इस वक्त अदलिया और पार्लिमान के दरमियान एक, या हुकूमत के दरमियान एक स्टैंड ऑफ हुआ है, अदालत के दरमियान खुद अपने तौर पर एक स्टैंड ऑफ की कैफियत है, दीगर सूरत हाल भी ऐसी है, सियासी जमातों के अंदर भी एक ऐसी कैफियत है। तो इसके साथ क्या सर्वाइव किया जा सकता है? ये बात हम बहुत अरसे से खान साहब को कह रहे थे। जब वो हुकूमत में आए तब भी कही कि हाँ खान साहब इसको मिल के चलाते हैं, आप अकेले नहीं चल पाएंगे, हम अपोजिशन में हैं, हम आपके इत्तेहादी नहीं हैं, लेकिन मिल बैठ के इज्तिमाई शऊर के इस्तेमाल से पाकिस्तान के बहरानों का हल निकालने के लिए वे फॉरवर्ड तैयार करते हैं। बाकी एहतसाबी अमल है, हमारे खिलाफ केसेस है, हम भुगतते रहेंगे। जब हम हुकूमत में आए फिर भी हमने उनको दावत दी। आज भी मेरा ख्याल है कि हम अपनी इत्तेहादी जमातों को यही कह रहे हैं कि अभी भी रास्ता वही बेहतर है, उसी रास्ते को हमें अडॉप्ट करना चाहिए, जिसको हम दुरुस्त समझते हैं। ये जो वक्ती गुस्सा है जो खान साहब की वजह से है, इस गुस्से को हमें थूकना चाहिए, पाकिस्तान का मफाद। सही है, ठीक है। बिलाशुबा आपके साथ एक मेरी खूबसूरत गुफ्तगू इस वक्त सियासत के मामलात पे चल रही है। कायरा साहब, तारीख हमेशा याद रखेगी जब मोहतरमा की शहादत हुई थी, आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था, आप लोगों ने इलेक्शन से इनकार नहीं किया था, इलेक्शन हुए थे, कुछ वक्त आगे हुए थे, मगर इलेक्शन को आप लोगों ने सबूताज नहीं होने दिया था। क्या मैं ये समझूं कि पीपल्स पार्टी का वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने जो बयान दिया था कि मुमकिन है कि खान साहब का जो रवैया 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन ना हो, क्या आप लोग इस बयान में नून लीग के साथ खड़े हैं या इसकी मुखालफत में आप लोग खड़े हैं? देखिए, जो बात राना साहब ने कही वो एक गुस्से का, मैंने कहा ना, गुस्से का एक पहलू है जो खान साहब ने मुसलसल इस्तेमाल किया। आप जरा गौर कीजिए, और जो बात मैं आपको कहने लगा हूं ना, इस बात को जरूर तहकीक कराइए अपनी टीम से। राना सनाउल्लाह साहब के कोई 20 प्रोग्राम ऐसे हैं, प्रोग्राम टेलीविजन के इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पे इन लफ्जों में जो मैं बयान करने लगा हूं कहा है कि जनाब खान साहब उस वक्त चूंकि फौज पे मुतालबे कर रहे थे, पहले जनरल बाजवा साहब से और फिर मौजूदा क़यादत से, कि इस हुकूमत को ये गलत हुकूमत आपने बनाई है, आप इसको खत्म करें और इलेक्शन करा, मुझे लेके आए, मेरा हक बनता है। तो राना साहब ने बहुत सारे प्रोग्रामों में कहा कि खान साहब आप फौज के ऊपर दबाव ना डालिए, आप हमारे साथ बैठिए, इलेक्शन हमने कराने हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इलेक्शन महीने 2 महीने आगे हो जाए या महीने 2 महीने पहले हो जाए, लेकिन सियासी जमातें ही बैठेंगी, आप शरायत ना रखें। ये शर्तों वाला माहौल आप याद कीजिए ना, कि वो कहते थे जी मैं डायलॉग करूंगा, पहले इलेक्शन का ऐलान करो, मैं डायलॉग करूंगा, इलेक्शन का ऐलान करो। ये शर्तें और जिद्दें खान साहब की जिंदगी का हिस्सा रही, जिससे तलखी बढ़ गई है। वही राना सनाउल्लाह किसी लम्हे में अगर गुस्से में कह गए तो राना सनाउल्लाह साहब को बड़ी आसानी से जो सियासी और जमहूरी अमल है, इस पर कायल किया जा सकता है। मेरा ख्याल है वो गुस्से का एक लम्हा है। और इसको एक और तरफ भी देखिए, एक होता है कि इस असेंबली की मुद्दत पूरी होनी है 17 अगस्त को,
तो 17 अक्टूबर तक इलेक्शन होना मैंडेटरी है। लेकिन ये अक्टूबर से आगे जाने की मैं शुगल में सीरियस बात नहीं करने लगा, मैं जरा लाइटर साइड पे आपको बताने लगा हूँ, और ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं सिर्फ आपके इल्म के लिए कि फर्ज करें 2 दिन पहले 3 दिन पहले अगर असेंबली डिसॉल्व कर दी जाती है तो फिर इलेक्शन 90 दिन में होना है, 60 दिन में नहीं होना, तो फिर अक्टूबर में नहीं होगा, नवंबर में हो जाएगा। लेकिन नवंबर का कोई चांस नहीं है। ये मैंने पहले बार बार आपको कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ आपके लिए कि ये एकेडमिक की बात है, लेकिन जो आइन के अंदर डेट है, तरीकाकार है, उसके ऊपर पीपल्स पार्टी कमिटेड है, कोई दूसरी राय नहीं है। हाँ, हम खान साहब के अर्ली इलेक्शन के खिलाफ थे, इसलिए कि हम समझते हैं कि अगर पंजाब में और केपी में इलेक्शन पहले हो जाते हैं तो जो आज तो है, फिर आइंदा आने वाले सालों के लिए भी इस असेंबली की मुद्दत, पंजाब असेंबली की मुद्दत पहले पूरी होगी और बाकी असेंबलियों की बात। और फिर अगर बड़ा सूबा जहाँ पे 55, 56 या 58% आबादी है और 58% सीटें हैं, वहां पे अगर पहले इलेक्शन होके कोई रिजल्ट आ जाते हैं तो वो रिजल्ट पूरे मुल्क को डोमिनेट करेगा। ये एक फेडरेशन है, आपके सारे सूबों को, सारे फेडरेटिव यूनिट्स को तसल्ली देके चलना है। हमने NFC के जरिए, हमने 18वीं तरमीम के जरिए, हमने और इक़दाम उठा के उनके तहफ़्फ़ुज़ात को बड़ी मुश्किल से एड्रेस किया है, अभी भी पूरी तरह एड्रेस नहीं है। हमने कौमों को शनाख्तें दी हैं, हमने वसाइल की तस्कीम के फार्मूले दिए हैं, हमने उनके मुतालबे तस्लीम करके ये जो नेगेटिव कौम परस्ती है उसके गुब्बारे से हवा निकाली है। खुदा न खास्ता इन अमाल से वो अमल दोबारा मैग्नीफाई हो जाएगा, ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वरना सियासी जमातें इलेक्शन में कब भागती हैं? इलेक्शन होने हैं, अपने वक्त पे होने हैं। खान साहब के अर्ली इलेक्शन के हम अल्लाह खिलाफ थे, आपको छुप के तो नहीं कह रहे थे, हम बड़े जोर से कह रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए और इलेक्शन एक दिन में होने चाहिए। इसके ऊपर तो जनरली मेजॉरिटी लोगों की राय है। मेरा ख्याल है शायद खान साहब को भी इस पर तो बड़ा इतराज भी नहीं। इमरान खान साहब ने तो ये पहले भी कहा है कि वो भी तैयार हैं, लेकिन वो खुद नहीं, उनकी टीम मुज़ाकरात के अमल की तरफ आगे बढ़ेगी। मेरा एक संजीदा बड़ा अहम सवाल है, आपने मीडिया की भी चलिए अच्छा किया बात कर दी कायला साहब, मीडिया पे तमाम सियासतदान आते, चाहे वो किसी भी जमात से बिलोंग करते हों, वो आके अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं जो पब्लिक हम करते हैं, मीडिया के अंदर बैठे लोग करते हैं। नून लीग से बात होती है तो वो ये बात करती है कि जी सियासी जमातें अगर इलेक्शन में नहीं जाएंगी तो वो उनकी सियासी मौत है। आपसे गुफ्तगू हुई है पीपल्स पार्टी की, जब भी हम बात करते हैं, जो भी लीडर बात करता है वो ये बात करता है कि इलेक्शन आज हो जाए तो भी हम तैयार हैं। इत्तेहादी जमातें सारी कहती हैं इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं, PTI इलेक्शन डिमांड कर रही है। आखिर फिर ये इलेक्शन का मसला हल क्यों नहीं हो रहा? क्यों ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि कोई ना कोई तो है जो भाग रहा है? एक जमात की डिमांड किसी की लाडले की ख्वाहिश पूरी नहीं की जा सकती। आपने उसके रिपरकशन देखने हैं, आपने उसके माँ बाद असरात देखने हैं। मैंने अभी आपके सवाल से इमीडिएटली पहले जो बड़ा तफसील से गुजारिश की है जी कि पाकिस्तान के अंदर अगर पंजाब में इलेक्शन हो जाता है पहले और फिर सिंध और बलोचिस्तान में और KPK में इलेक्शन बाद में होते हैं और मरकज के इलेक्शन भी बाद में होते हैं, तो पंजाब के अंदर होने वाला ये इलेक्शन आइंदा से इसकी क्योंकि मुद्दत असेंबली 5 साल बाद फिर पहले पूरी होगी, जिसका इलेक्शन आइंदा भी पहले होगा, बाकी सूबों का बाद में होगा, तो फिर क्या होगा? ये अच्छा अमल होगा? हमारे कई तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैंने ये कहा कि आइन के तहत ये जो आइन सब करते हैं, हम सबसे ज्यादा आइन के साथ है और साथ रहे हैं और हमने आगे चलना है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि आइन आज़ादाना और मुल्किफाना इंतखाबात का तकाजा भी करता है। स्टैंड ऑफ में जब सख्तियाँ हो जाती हैं, गुफ्तगू में तलखियाँ हो जाती हैं, तो फिर बाज़ औक़ात मैंने तो पहले कहा ना कि हिजान में, गुस्से में ना अदालतें दुरुस्त फैसले कर सकती हैं, ना हुकूमतें, ना अपोजिशन, ना सियासी जमातें, द मीडिया, हम सबको तहम्मुल करना चाहिए। और देखे ना हमारी डिवीजन कितनी हो गई, सियासी जमातों में बर्दाश्त नहीं रही, अदलिया में बर्दाश्त नहीं रही, बाकी जगहों मीडिया में कौन सी रह गई है? आपके यहाँ भी तो पता होता है कि फलां जमात का मौक़िफ़ सुनना है, फलां चैनल लगा लो, फलां का सुनना है, फलां लगा लो। आपके यहाँ एंकर्स को भी डिवीजन हो गई है, चैनल की भी डिवीजन हो गई है। बाय एंड लार्ज न्यूट्रल लोग भी हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज है। तो ये अमल हमारे लिए नुकसानदेह है। हमें मुआशरे को टॉलरेंस का सबक देना है, बर्दाश्त का सबक देना है, न्यूट्रलिटी का सबक देना है। फैसले अपनी मर्जी से करें, लेकिन दूसरे की राय को भी सुनने का हौसला पैदा करें और लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री को देख के फैसले करें।
सही है, लेकिन मुझे ये मानने दीजिए कायरा साहब कि मेरे चैनल पे तमाम जमातों का पॉइंट ऑफ व्यू आता है। सबसे बढ़ के अभी जो मैं नाइट एडिशन प्रोग्राम कर रही हूँ, मैं वैसे आपको क्लियर कर रही हूँ कि मेरे शो में इस वक्त तमाम सियासी जमातें हैं। मेरी सुन लें, मैं आपको इम्तिहान में नहीं डाल रहा, वरना मैं अगर आपसे ये सवाल कर दूं कि जो मैंने कहा है आप उसको निगेट करती हैं कि मीडिया इस तरह तकसीम नहीं है, तो शायद आप निगेट ना कर सके, लेकिन मैं सवाल नहीं कर रहा। ठीक है, मेरा एक आखिरी सवाल है, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। कायरा साहब, मुझे ये बताइए, यकीनी तौर पे तमाम जो आईनी इदारे हैं वो मजबूत होने चाहिए अपने किरदार के अंदर, अपने अमल के अंदर। इलेक्शन कमीशन को बाख्तियार बनाने का जो पूरा प्लान किया गया है, बड़ी अच्छी बात है, मगर ये तनकीद क्यों है कि इलेक्शन कमीशन को इसलिए ज़्यादा इख्तियार दिए जा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन से अपनी मर्जी का इलेक्शन लिया जा सके? ये देखिए कि इलेक्शन कमीशन का माजी का रवैया क्या है। इस इलेक्शन कमीशन ने क्या माजी के किसी इलेक्शन में हमें सपोर्ट किया? हम तो कह रहे थे कि सिंध में इलेक्शन ना कराएं, लोकल पार्टी, इलेक्शन कमीशन ने कहा हमने कराने, उन्होंने डंडा रख के इलेक्शन करा दी। जो खान साहब को सूबाई इलेक्शन जीते गए, क्या इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात मान के हमारे रिजल्ट मर्जी के दिए? उनके सारे के सारे इलेक्शन खान साहब जीते, सूबाई इलेक्शन जीते, जो कौमी असम्बली के इंतखाबात खान साहब लड़े वो भी जीते। तो क्या यही इलेक्शन कमीशन नहीं था? अब ये है कि मुझे फलां की शक्ल पसंद नहीं है, अगर माजी में उसने कहीं मेरे गलत कारी को आइडेंटिफाई किया है जिससे मुझे सियासी तौर पर नुकसान हुआ, तो मैं कहूँ नहीं ये है ही खराब, तो ये रवैया दुरुस्त नहीं है। उनको भी अपने रवैये पे गौर करना होगा। और इलेक्शन कमीशन की एक आईनी मुद्दत है। हाँ, अगर किसी के पास कोई सॉलिड रीजन है कि जी ये इलेक्शन कमीशन बायस्ड है और इस इलेक्शन कमीशन ने फलां जगह पे ये किया, उसके लिए आईनी रास्ता मौजूद है, वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चले जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कमर जमान कायरा साहब मेरे रूथ थे, अभी एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे, मेरे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, मुआशी महाज पर पीडीएम हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो चुका है, मगर अवाम की ज़िंदगी में बदहाली ख़त्म या कम होने की बजाय मुसलसल बढ़ती चली जा रही है, जिसका हुकूमत के पास फ़िलहाल कोई जवाब नहीं है। मुल्क में बढ़ती हुई होशरुबा महंगाई से अवाम की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। खान साहब की हुकूमत को ख़त्म किया गया तो महंगाई 12% थी, 12% ये महंगाई छलांगे मारती रही और पीडीएम जमातें अब 36% महंगाई पर जवाब देना तो दूर, बात करने के लिए भी तैयार नज़र नहीं आती। आलमी बैंक की फूड सिक्योरिटी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में खाने पीने की अशिया की कीमतों में मुसलसल 11 महीने से इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से आवाम की परचेजिंग पावर 38% से भी कम हो चुकी है। अदादो शुमार से ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान में खाने पीने की अशिया की कीमतें श्रीलंका के बाद जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा हैं। डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए पाकिस्तान को IMF डील की ज़रूरत है, मगर IMF के नखरे और डू मोर के मुतालबे ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। IMF डॉलर्स देने से पहले दोस्त ममालिक की गारंटीज मांग रहा है। हमारे तजुर्बाकार वज़ीर ख़जाना इसाक डार भी अब मानते हैं कि IMF से डील का ब्रेक थ्रू जल्द होने वाला है, क्योंकि मुत्तहदा अरब अमारात ने आलमी मालियाती फ़ंड को पाकिस्तान के लिए $1 अरब फाइनेंसिंग की तस्दीक कर दी है। अब सिर्फ सऊदी अरब की गारंटी बाकी है। सऊदी अरब से $2 अरब की फाइनेंसिंग अगले महीने या अगले हफ्ते कहा जा सकता है मिलने के तवक्कुआत हैं, जिसके बाद IMF से स्टाफ लेवल का मुआहिदा हो जाएगा। यहाँ सवाल ये उठता है कि IMF से डॉलर्स मिलने के बाद आवाम को कोई रिलीफ मिल पाएगा या हुक्मरानों की गलत पॉलिसीज का खुमियाजा इस बार भी आवाम को ही भुगतना पड़ेगा। मुल्क को दरपेश मौशी चैलेंजेस का देर पा सलूशन क्या है? क्या मिसाके मईशत का वक्त आन पहुंचा? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ माहिर मुआशियात मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। हमारे साथ शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब, थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले तो शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मुझे ये बताइएगा कि पूरी कौम की नज़रें, मैं कहूँगी पूरी गवर्नमेंट की नज़रें, सियासी एलीट की नज़रें, पाकिस्तानी अवाम की नज़रें IMF के ऊपर लगी हुई है कि कब हमारा उनके साथ कोई मुआहिदा होगा। मुझे ये बताइए, कब से कई महीनों से चल रहा है, आज कल परसों तरसों मुआहिदा हो जाएगा, कई हफ्ते गुजर गए, कई महीने गुजर गए, ये मुआहिदा हो क्यों नहीं रहा? मुश्किलात क्या है? पहले आप मुझे इजाज़त दें कि पूरी कौम की, मीडिया की, दानिश्वरों की, इदारों की जो महवर है वो आइनी और सियासी झगड़े हैं,
पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की सलामती, महंगाई और दूसरे मसाइल बहुत सानवी हैसियत रखते हैं। आप देखें तो सारा जोर हो रहा है कि जी आईनी झगड़े क्या चल रहे हैं, अदालतें क्या कह रही हैं, सियासतदान क्या कह रहे हैं। हालांकि इन दोनों चीज़ों से कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान की मईशत का तबाही का और पाकिस्तान की बर्बादी का। नंबर एक तो ये। दूसरा ये था कि ये मैं बता दूं कि ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि IMF से किस्त मिलने के बाद, जो कि जब जल्द ही मिल जाएगी, ये समझना कि पाकिस्तान के मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इतने ज़बरदस्त ख़तरात और चैलेंजेस हैं इस वक्त कि अगर मैं सिर्फ 2 ही बता दूं तो लोगों की नींदें जो हैं उड़ जाएंगी और वो इन झगड़ों को भूल जाएंगे। पहले मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि अगले 3 वर्षों में पाकिस्तान को $80 अरब के बैरूनी कर्ज़ों की अदायगियाँ करनी हैं, $80 बिलियन। और सिर्फ अगले साल तक, अब से अगले साल तक $30 अरब की हमें कर्ज़ों की अदायगियाँ करनी है। हमें $1 अरब के कर्ज़े के लिए जिस तरह नाक चने चबाए गए हैं वो कौम को पता है। लेकिन अब जिस चीज़ का एहसास नहीं कर रहे वो ये कर रहे हैं कि IMF से तो आपको किस्त मिल जाएगी और कुछ पैसे भी मिल जाएंगे, लेकिन जून में जब ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमें इस बात का अंदाज़ा है कि अब पाकिस्तान के बैरूनी कर्ज़ों की रीशेड्यूलिंग नहीं हो सकती बड़े पैमाने पर। जैसे कि शौकत तरीन ने कहा कि $97 अरब की आप कर्ज़े रीशेड्यूल करा दें तो हमारे मसले हल हो जाएंगे। ये बात तो सही है कि मसले हल हो जाएंगे, मगर शायद उनको पता नहीं था कि हमारे बेशतर कर्ज़े रीशेड्यूल नहीं हो सकते। IMF के कर्ज़े हैं, वर्ल्ड बैंक के कर्ज़े हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के कर्ज़े हैं, वो रीशेड्यूल नहीं हुआ करते। इसी तरीके से पेरिस क्लब के जो बड़े कर्जे हैं वो मुशर्रफ साहब 2030 तक वॉर एंड टेरर में करा चुके हैं। अब आपके कर्जे रीशेड्यूल हो नहीं सकते, बेशतर कर्जे सिवाय चाइना के, और आपको बैरूनी कर्जे मिलेंगे नहीं इल्ला ये कि आप कौमी मुफादात से मुतसादिम कुछ चीज़ें कबूल कर लें, अमेरिका की आशीर्वाद ले लें, डू मोर की, जिसकी मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। अगर ये आप नहीं करते तो फिर पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा इसलिए है कि जैसे वो हमारे साबिक प्रेसिडेंट साहब कह चुके हैं कि दिवालिया होने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वज़ीर दफ़ा भी कह चुके हैं कि जी डिफ़ॉल्ट तो हम कर चुके हैं। यानी ऐसा लगता है हुक्मरान, सियासतदान, दानिश्वर सब ने ये तय कर लिया है, हाथ खड़े कर लिए हैं कि हम खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट करने के लिए तैयार हैं 2024 में या उसके बाद। और उनको ये गलत फहमी है कि जिस तरह श्रीलंका डिफ़ॉल्ट करके बच गया हम भी बच जाएंगे। ये गलत फहमी खुदा के लिए दूर कर दें। एक जौहरी क़ुव्वत पाकिस्तान जो आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है, जिसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि चीन भी दिलचस्पी रखता है, अमेरिका भी दिलचस्पी रखता है, वो फ़िलहाल पाकिस्तान से डिफ़ॉल्ट नहीं कराना चाहते अपने मुफाद में। लेकिन आगे चल के ये सूरत हाल 2024 या उसके बाद बरकरार नहीं रहेगी। आपको कर्ज़े नहीं मिलेंगे, या तो आज की तारीख में आप जो है वो मीसाक के मईशत को बिल्कुल भूल जाएं, कानूनी इस्लाहात को कानूनी शक्ल दें, कानूनी शक्ल दें। आप इंतखाबात से पहले हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाने को, GST को कम करने पर, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 711(4) पे कम करने पर, पेट्रोलियम लेवी को सिफर करने पर, मईशत को दस्तावेजी बनाने पर, हर किस्म की आमदनी पर मौसर पौसर टैक्स लगाने पर, तवानाई के शुबे में इस्लाहात। अगर ये नहीं करते तो फिर दूसरा रास्ता आपके पास ये है कि आप अमेरिका की डू मोर, जिससे कि आपके जौहरी प्रोग्राम को भी जिसका इशारा दिया है डॉक्टर साहब ने किसी और तरीके से, उन तमाम खतरात को आप गले से लगा लें और फिर डू मोर करके आप पैसा ले लें या डिफ़ॉल्ट करके हाथ खड़े कर दें जैसे कुछ लोग कह रहे हैं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये कौम को समझना होगा। नंबर 1, आप इजाज़त दे दें 1-2 जुमले और मैं बता दूँ। हमारी इम्पोर्ट्स जो हैं, मैं खतरात बता रहा हूँ, हमारी इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट से दुगनी हैं। तो हमारी जो रेमिटेंसेज आ रही हैं वो कुछ $30 अरब की हैं, उससे हमारा मामला चल रहा है। इसका बड़ा हिस्सा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) से आ रहा है, जिससे 1 लाख की TT जो होती है रेमिटेंस, उस पर टैक्सों में 70 लाख रुपए का नुकसान होता है। अब हुकूमत ने तस्लीम किया, स्टेट बैंक ने तस्लीम किया, पाकिस्तान में सट्टेबाजी हुई है। हुकूमत ने, स्टेट बैंक ने तस्लीम किया, हुंडी हवाले का कारोबार बढ़ा है। स्टेट बैंक ने ये कहा कि जनाब इंपोर्टर्स अपने पैसा खुद अरेंज करें, डॉलर्स हमारे पास नहीं है। उन्होंने हुंडी हवाले से पैसा दिया, ये रिकॉर्ड पर आ गया। तो अगर 2024 में FATF हमें गले से पकड़ता है कि आपकी हुकूमत, आपके स्टेट बैंक, आपके इदारे तो खुद कह रहे हैं कि जी हमारे हुंडी हवाले का कारोबार हो रहा है, इसी वजह से डॉलर की जो कदर थी फरवरी में 178 रुपए की थी, वो आज 287 पर आ गई है, जिसकी वजह से $60 अरब के जब आप इंपोर्ट करते हैं तो 7,000 अरब रुपए मालियत बढ़ जाती है, टैक्स बढ़ जाते हैं। तो IMF अगर आपको गर्दन से पकड़ता है कि हुंडी हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, आप टेरर फाइनेंसिंग क्या होती है, तो अगर $4 अरब का झटका लग गया तो ये आईनी झगड़े और सियासी झगड़े सब भूल जाएंगे। ये दूसरा बड़ा खतरा है। एक जुमला और आप मेरे सुने, चीन जो आपको बचाता रहा था,
अब वो आलमी मालियाती निज़ाम में अपना हिस्सा चाहता है। बिल्कुल, मैं गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाती हूँ। मुझे ये बताइएगा सिद्दीकी साहब, अब जरा हम कैनवस को थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखते हैं। ये कहा जा रहा है कि जी IMF से स्टाफ लेवल का मुआहदा तब होगा जब दोस्त ममालिक गारंटीज दे देंगे। मेरा सवाल ये नहीं है आपसे, मेरा सवाल ये है कि UAE को बिल्ड करने में पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया। सऊदी अरब के अंदर पूरे पाकिस्तानी कौम, हम तमाम लोग अपनी जान छिड़कते हैं सऊदी अरब के ऊपर। वो तमाम दोस्त ममालिक पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी जिनके लिए बेहद काम किया। क्वेश्चन मार्क कहाँ पर है, प्रॉब्लम कहाँ पर है कि हमारे दोस्त ही हम पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है? हुकूमत से उनका इख्तलाफ है या उन्हें लगता है कि पाकिस्तान कभी भी अपने मसाइल हल करने के लिए तवज्जो नहीं देगा? मसला कहाँ पर है? देखिए, मसला ये कि पहले तो ये मसला तकरीबन 99% से ज़्यादा आज की तारीख में हल हो चुका है। अब ये मसला नहीं है, लेकिन आप ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये लोग भी अब तंग आ गए हैं कि एक मुल्क जिसको बार बार मदद कर रहे हैं, अगर वो खुद ये कहता है हम तो डिफ़ॉल्ट करने के लिए तैयार हैं, तो ये बताइए वो ये सोचने में बजाने नहीं है कि हम ऐसे मुल्क में पैसा लगाएं जहां साबिक सदर, वज़ीर दफ़ा, साबिक वज़ीर डिफ़ॉल्ट की बातें कर रहे हैं। तो उनको आप शिकायत ना करें, खुदा के लिए ना करें। और ये भी ना भूलें कि वो मुल्क अमरीकी बहुत ज़्यादा आशीर्वाद पर भरोसा करते हैं अपनी सलामती के लिए, और अमरीका का इशारा IMF को भी और FATF भी और इन ममालिक को भी है कि ज़रा पाकिस्तान को थोड़ा सा टाइट करना है 2024 और उसके बाद। लेकिन जहाँ तक मेरी इत्तला है, फिलहाल उन्होंने कमिटमेंट दे दिया है, दोनों ममालिक ने दे दिया है। कोई बड़ी सिवाय एक झगड़े के मेरे ख्याल से अब कोई मामला IMF के साथ तयशुदा नहीं है। और वो खतरा यही है, अभी अब कोई नहीं आज की तारीख में, लेकिन अगर हमने 21 अरब डॉलर दिए, 21 अरब रुपए दिए, मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, तो IMF को उस पर एतराज हो सकता है कि आपने जो उनके साथ मामला तय किए हैं उसमें 21 अरब का नहीं है। अगर वो ये कंट्रोल नहीं करते तो एक और झगड़ा आ जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। माहिर मौशिया शाहिद असीस साहब मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर यकीनी तौर पे सियासी बहरान तो है, मगर अभी हमें अदालती आइनी बहरान भी नज़र आता है। सवाल सिर्फ इतना सा है कि एक आम आदमी जो अपने घर से रिस्क के लिए निकलता है, वो अपने घर वापस जब आता है तो खाली हाथ क्यों आता है? वो रिस्क लेकर वापस क्यों नहीं आता जिस रिस्क की तलाश में वो हर रोज़ निकलता है? ये देखना बड़ा ज़रूरी होगा। हमें याद रखना चाहिए कि चाइना ने अपने आप को उठाया उन छोटी छोटी इंडस्ट्रीज से जो घरों के अंदर खोली गई। हमारे यहाँ बड़ा कैनवस नासी, मगर छोटी छोटी जगह, कोई ठेला लगाने वाला भी आज अपना ठेला नहीं लगा सकता। सूरत हाल इतनी बदतरीन हो चुकी है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।